नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद MBS में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं 12th की फ़िज़िक्स के बारे में, जो कि हमारे पास चैप्टर चल रहा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर अब हमारा टॉपिक रहेगा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। कूलाम का नियम अभी मैं जो आपको 10-15 मिनट के अंदर कूलाम के नियम के बारे में पूरा बताऊँगा। आप अपने नोटबुक लेके उसके अच्छी तरह से नोट्स बनाने हैं। उम्मीद करूँगा आपको अभी मैं बताया हुआ कूलाम का नियम क्या है 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले कूलाम का नियम होता क्या है। जो कूलाम का नियम है इसे हम कूलाम बल भी बोलते हैं, या फिर इसे हम स्थिर विद्युत बल भी बोलते हैं। ये मेरे पास क्या है, इसके दो अलग से नाम है कूलाम नियम के। कूलाम का नियम समझने से पहले आपको एक पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, जो कि क्या है, हमारे पास एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बारे में पता होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है हमारे पास, जैसे कि दो बॉडी होती है हमारे पास, m1 और क्या है, एक है m2। इन दोनों बॉडी का जो मास है, पहली बॉडी का है m1, दूसरी बॉडी का जो द्रव्यमान है मास है वो है m2। ये दोनों बॉडी एक दूसरे से क्या है, r दूरी पे रखी गई है। ये दोनों बॉडी एक दूसरे से क्या है, r दूरी पे रखी हुई है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है। ठीक है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं हम, Fg फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मेरे पास क्या होता है, दोनों बॉडी का जो द्रव्यमान होगा वो तो मेरे पास क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के समानुपाती होगा। और जो मेरे पास दोनों बॉडी की जो बीच की दूरी है वो मेरे पास क्या होगी, फोर्स के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम इसको आगे हल करेंगे इन दोनों को, तो मेरे पास क्या होगा, ये जो समानुपाती है ऐसे बना रहेगा m1 m2, और मेरे पास क्या है, यहाँ पर बनेगा r का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास जो मेरे पास समानुपाती का जो चिन्ह है उसको हम हटाएंगे, तो मेरे पास क्या होगा, एक स्थिरांक बनेगा जिसे बोलते हैं g जो स्थिरांक है वो बनेगा, और ये क्या होगा, m1 m2 r का स्क्वायर, ये मेरे पास सेम टू सेम बना रहेगा। ठीक है, ये आपको उम्मीद करता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में समझ आया है, आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। अभी क्या है, इसके बेस पे ही क्या है, हमारे पास कूलाम का नियम पूरा चलेगा। किस तरह से, जैसे मेरे पास कोई दो बिंदु है, ये मेरे पास है, इस बिंदु का जो आवेश है वो है Q1, इस बिंदु का आवेश है वो है Q2। ठीक है, ये दोनों बिंदु एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे हैं, या तो आकर्षित कर रहे हैं या कर रहे हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, या तो अट्रैक्शन हो रहा है इन बिंदुओं का, या क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर, अगर मेरे पास प्लस अगर मेरे पास दोनों जो आवेश है वो प्लस के हो, मतलब धनात्मक आवेश हो मेरे पास, या फिर दोनों आवेश एक जैसे हो, मतलब ऋणात्मक आवेश हो, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये करते हैं रिपल्सन करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को। ये बात आपको मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताई थी। आगे क्या है, अगर मेरे पास जो दोनों आवेश है वो अलग अलग हो, विपरीत आवेश हो, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को करते हैं आकर्षित, जिसे बोलते हैं अट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम अट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, मेरे पास दो आवेश है Q1 और Q2, एक दूसरे के बीच में, इनके बीच में जो दूरी है वो मैंने मान ली r, जो दूरी पर रखे गए हैं दोनों आवेश सेम इसी तरह से। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्या, या तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर कर रहे हैं, या एक दूसरे को क्या है, आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, मेरे पास ये जो कूलाम का नियम है वो क्या कहेगा, जो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होगा, इन दोनों आवेश के अंदर, आवेश के बीच में जो लगने वाला मेरे पास बल होगा, जो फोर्स होगा, वो मेरे पास क्या होगा, समानुपाती होगा Q1
और Q2 के। ठीक है, आगे मेरे पास क्या है, जो मेरे पास लगने वाला बल है, जो दूरी होगी उसके क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसका स्क्वायर के। ठीक है, उसके वर्ग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा कूलाम का नियम। अब क्या मैं इसको रफ करता हूँ, आपको मैंने बता दिया ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो कैसे काम करता है। उसी बेस पे हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग में ये बातें चल रही है। सबसे पहले ये पॉइंट किया मैंने, उसके बाद ये वाला पॉइंट किया मैंने। अभी क्या है, आगे इन दोनों को मिक्स करूँगा तो मेरे पास क्या निकलेगा वो हम देखते हैं। अब क्या है मेरे पास, मैं मानता हूँ ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन है 2। तो अब क्या है, जो मेरे पास समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या मिलता है हम वो देखते हैं। मुझे मिलेगा F समानुपाती Q1 Q2 बटा में क्या होगा R का स्क्वायर। सेम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह क्या ये काम कर रहा है। अब मैं अगर ये निशान हटाऊंगा, जो मेरे पास समानुपाती का जो चिन्ह है उसको मैं कैंसिल करूंगा, हटाऊंगा यहाँ पर, तो मेरे पास क्या होगा, बराबर मेरे पास कोई एक कांस्टेंट बनेगा, K कांस्टेंट हमें मिलेगा, जो कि क्या होगा आगे Q1 Q2 के साथ मल्टीप्लाई बटा में क्या है R2। ये मेरे पास क्या होता है, यहाँ तक मेरे पास होता है कूलाम का नियम। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया है। अब यहाँ पर जो मैंने K लिखा है वो K क्या होता है उसकी बात करते हैं हम। ठीक है, अब आगे हमारे पास बात चलेगी पूरी K के बारे में। ठीक है, K हमारा यहाँ पर क्या होता है, K होता है एक समानुपातिक स्थिरांक होता है। K हमारे पास क्या होता है, समानुपातिक स्थिरांक। ये मेरे पास क्या है, K होता है समानुपातिक स्थिरांक। अब क्या है हमारे पास K, हमारे पास अलग अलग जो माध्यम है उनके अंदर अलग अलग प्रकार का हमारे पास K होता है। वो हम बात करते हैं K किस किस पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं K की निर्भरता। ठीक है, K किस किस पर निर्भर कर रहा है वो देखते हैं। अगर हमारे पास सबसे पहले बात करेंगे मात्रक पद्धति पर, सबसे पहला पॉइंट होगा मेरा मात्रक पद्धति पर K किस तरह से निर्भर करेगा। दूसरा पॉइंट होगा मेरा माध्यम के ऊपर, अगर कोई मीडियम हो तब हमारे पास K किस तरह से काम करेगा वो देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया है कूलाम का नियम। सबसे पहले एक बार दोबारा देखते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम बल इसे बोलते हैं या फिर स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं कूलाम के नियम को। इसके अंदर जो हमारे आवेश रहते हैं वो स्थिर आवेश होते हैं। ठीक है, जिनके बीच क्या या तो अट्रैक्शन लगता है या प्रतिकर्षण बल लगता है। वो जो हमारे पास फोर्स होगा वो दोनों इनके जो आवेश होते हैं उनके तो क्या होगा, समानुपाती होता है। और मेरे पास इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसके क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्या है, आगे इन दोनों को मैं समीकरण को मिक्स करूँगा तो मेरे पास ये बनेगा। ये जो मेरे पास समानुपाती का जो निशान है वो हम बराबर का निशान में चेंज करूँगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट बनेगा जो होता है K को बोलते हैं हम समानुपातिक स्थिरांक बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया है। आगे क्या है मैं बात करता हूँ K किस किस पर निर्भर कर रहा है वो बात करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, K की बात करते हैं हम। K की निर्भरता क्या है, मात्रक पद्धति पे देखेंगे हम। उसके बाद क्या है, माध्यम के अंदर अलग अलग K किस तरह क्या निर्भर कर रहा है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरे पास पॉइंट रहेगा वो होगा मेरे पास K की मात्रक पद्धति पर निर्भरता। सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास K की मात्रक पद्धति पर निर्भरता। ठीक है, मतलब मात्रक पद्धति है उस पर K किस टाइप में निर्भर कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास जो SI मात्रक होगा वो मेरे पास क्या होगा, K बराबर क्या होता है मेरे पास, K बराबर होता है मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ पर आपको एक नया नाम सुनाई दिया है एप्सिलॉन नोट। वो क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा जिक्र करते हैं। ये जो है इस टाइप का मैंने लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नोट, NaUGHT होता है।
NOT नहीं बोलते हम इसे, ठीक है, ये नहीं होता है, एप्सिलॉन नोट बोला जाता है इसे। ये बात आप ध्यान रखना, ये होता है एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट होता क्या है हमारे पास, ये होता है हमारे पास निर्वात की विद्युतशीलता। अगर एप्सिलॉन बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, निर्वात होगा, निर्वात की हमारे पास क्या होगी, विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, जो कि क्या है बोलते हैं वैक्यूम, इसका नाम होता है एप्सिलॉन नोट है। विद्युतशीलता का मतलब होता है परमिटिविटी, इसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। जो हमारे पास परमिटिविटी का मतलब होता है विद्युतशीलता, वैक्यूम का मतलब है निर्वात। निर्वात की क्या है विद्युतशीलता की हम बात करते हैं तो हमारे पास इसे बोला जाता है ई नोट या फिर एप्सिलॉन नोट। अब क्या है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है, निर्वात के विद्युतशीलता की फिक्स वैल्यू होती है हमारे पास, जो कि हमारे पास एप्सिलॉन नोट है, इसकी फिक्स वैल्यू होगी 8.854 गुना में 10 की पावर कितनी होती है, -12। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसके अंदर इसकी जो इकाई दी हुई है वो है हमारे पास फैराड बटा मीटर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें उसके अंदर इसकी इकाई दी हुई है फैराड बटा मीटर, ये है मेरे पास इसकी इकाई। आगे क्या है मेरे पास, एक और जो वैल्यू होती है मेरी, जिसको नाम दिया गया है न्यूटन इनवर्स, और मेरे पास क्या है मीटर इनवर्स, मीटर का स्क्वायर इनवर्स, आगे क्या है कूलाम का स्क्वायर। ये मेरे पास इकाई कैसे बनती है वो हम देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया होगा इसकी वैल्यू क्या होती है। ई जो एप्सिलॉन नोट बोलते हैं इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम जो मतलब क्या है निर्वात, परमिटिविटी क्या है विद्युतशीलता। अब क्या है मेरे पास जो के की वैल्यू आएगी, अब अगर मैं इस जगह पर एप्सिलॉन नोट की जगह पर अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँगा तो मेरे पास के की वैल्यू मिलेगी मुझे 9 गुणा में 10 की पावर 9, ठीक है, 9 गुणा में 10 की पावर 9, ये मेरे पास वैल्यू मिलती है। अब ये इसकी इकाई किस तरह से निकालते हैं हम, ये जो मैंने इकाई लिखी है ये किस टाइप में इकाई निकली है वो हम देखते हैं एक बार। वो हमने पीछे भी पढ़ा है, हमारे पास हमने क्या पढ़ा है, F बराबर के Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, सिर्फ के निकालना है, और इस साइड लेके आऊँगा मैं, के बराबर ये इस साइड आएगा F गुना में क्या है R स्क्वायर, ये नीचे आएगा Q1 Q2। अब इस इक्वेशन का क्या है हम अलग अलग इकाई में लिखेंगे इसको हम, तो फोर्स होता है, फोर्स की इकाई क्या होती है न्यूटन, R है मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस की इकाई क्या होती है मीटर स्क्वायर, स्क्वायर में है तो स्क्वायर का, ठीक है, बटा में क्या है आवेश, आवेश की इकाई क्या होती है कूलाम, कूलाम इसके अंदर 2 है तो मेरे पास क्या है कूलाम का स्क्वायर। अगर मैं इसको इस टाइप में लिखूं न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको ऊपर लेके आऊँ मैं तो मेरे पास क्या होगा कूलाम का माइनस का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू किसकी मिली है, हमें के की वैल्यू मिली है, लेकिन हमें यूनिट किसकी निकालनी थी एप्सिलॉन नोट की। तो ये सारी यूनिट और ये यूनिट तो अलग अलग है, अलग अलग क्यों है, हमारे पास क्या है जो मेरे पास के होता है वो होता है ई नोट का, जो एप्सिलॉन नोट है इसका उल्टा होता है। के जो है जिसकी जितनी इकाई इसकी आएगी उस इकाई से क्या है इसकी इकाई उल्टी होगी, हमारे पास विपरीत होगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या है जो के है, के की इकाई मुझे मिली है अन जो न्यूटन मीटर स्क्वायर सी माइनस का स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास इकाई निकली है के की। अब मैं अगर एप्सिलॉन नोट की इकाई निकालूंगा तो इसकी उल्टी इकाई निकलेगी, मतलब विपरीत में निकलेगी। तो मेरे पास क्या है अन है, इसका उल्टा करूंगा तो इन्वर्स हो जाएगा। मीटर है माइनस में है तो इसका क्या है प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ये सी जो माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये सेम इकाई मैंने क्या है यहाँ पर लिखी हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आया होगा। जो इकाई जो है मात्रक की पद्धति से क्या है किस तरह से हम निकालते हैं इकाई, वो आपको समझ आया है। आगे मेरे पास क्या है आगे मेरे पास सीजीएस पद्धति में जो के है उसका मान देखते हैं हम किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। ये मैंने निकाला है एसआई पद्धति के हिसाब से।
SI पद्धति के अंदर हमारे पास जो है वो ये इकाई निकल रही है K की। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया SI पद्धति के अंदर। अब मेरे पास क्या है, CGS जो पद्धति होती है उसके अंदर हमारे पास K का जो मान होगा वो क्या होगा वो हम देखते हैं। और एप्सिलॉन जो नोट है उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है हमेशा 8.854 गुना में 10 की पावर -12। ये आपको ध्यान रखना है। इकाई क्या होगी हमारे पास, न्यूटन का इन्वर्स होगा, मीटर का क्या है इन्वर्स माइनस स्क्वायर होगा, और कूलम का क्या है प्लस के अंदर हमारे पास स्क्वायर होगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब मेरे पास क्या है, CGS पद्धति के अंदर क्या है, मुझे K की इकाई निकालनी है CGS पद्धति के अंदर। तो मेरे पास K की वैल्यू क्या थी, K की वैल्यू मेरे पास है 9 गुना में 10 की पावर 9। ये मैंने पहले निकाल चुका हूँ सबसे पहले, जो अभी हमने सोल्व किया है वो। ठीक है, ये वैल्यू किस तरह से आई है हमारे पास, ये वैल्यू मेरे पास मिली थी K बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू मैंने पुट की थी 8.854 गुना में 10 की पावर -12। ठीक है, ये वैल्यू मैंने पुट की थी यहाँ पर। तभी क्या है 4 हमारे पास है। पाई की वैल्यू अगर 3.14 हम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, ये वैल्यू मुझे मिलेगी 9 गुना में 10 की पावर -9। ये वैल्यू मुझे मिलेगी। तो इसके अंदर क्या है, जो हमारे पास K की जो इकाई है वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर C का माइनस स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर हमें किसको में चेंज करना है, CGS पद्धति के अंदर। मतलब क्या है, C का मतलब क्या होता है सेंटीग्रेड, इसका G का मतलब क्या होता है ग्राम, और ये क्या है सेकंड में लेना है हमें। तो आपको पता है, अब हम चेंज करेंगे इसको 9 गुना में 10 की पावर 9 गुना में न्यूटन दिया हुआ है। तो 1 न्यूटन का मतलब क्या होगा हमारे पास, न्यूटन हमारे पास क्या है SI इकाई होती है। अगर हम न्यूटन की जगह अगर हम CGS इकाई निकालेंगे, फोर्स की जो इकाई होती है न्यूटन, हमें पता है न्यूटन इकाई होती है हमारे पास फोर्स की। तो अगर हम फोर्स की CGS इकाई निकालेंगे तो हमारे पास किस में होती है, डाइन के अंदर होती है, DYINE। हमारे पास किस में होती है, डाइन के अंदर, DYNE, डाइन बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, जो मेरे पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1 न्यूटन जो होता है मेरे पास 10 की पावर 5 मेरे पास किसका होगा, डाइन के वैल्यू के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है न्यूटन के बारे में। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, न्यूटन की जगह ये मेरे पास क्या है SI इकाई होती है, और ये मेरे पास किस में होता है, CGS के अंदर होता है। तो मुझे क्या है CGS में निकालनी है इकाई, तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू रखूँगा 10 की पावर कितनी है 5 न्यूटन की जगह, इसकी जगह मैंने ये रख दिया। आगे क्या है मीटर स्क्वायर, मीटर को किस में चेंज करूँगा मैं, सेंटीमीटर में। तो आपको पता है 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, सभी को ये पता होता है। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर हमारे होते हैं। अब क्या है मीटर 2 बार है हमारे पास, तो मैं क्या लिखूँगा 100 गुना में 100, इसको चेंज कर दिया मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक है, मीटर को मैंने लिख दिया 2 बार सेंटीमीटर में चेंज करके। यहाँ तक आपको समझ आया है। आगे जो क्या है, ये दोनों वैल्यू आपको मैंने बता दी। ठीक है, आगे मेरे पास क्या दिया हुआ है, कूलम दिया हुआ है। मतलब क्या है, माइनस में है ये, तो इसको मैं लिखूँगा 1/C का स्क्वायर, कूलम का स्क्वायर, क्योंकि पावर इसकी माइनस में है तो बटा में जाएगा, ये सभी को पता होता है। अब मैं कूलम की जगह क्या करूँगा, हमारे पास वैल्यू रखनी है कूलम की। तो आपने जो पहले कूलम की वैल्यू पीछे हल की हुई है, हमारे पास क्या है 3 गुना में 10 की पावर कितना होता है 9 होता है हमारे पास। ये 2 बार है C की वैल्यू, तो 3 गुना में 10 की पावर मेरे पास क्या है 9। ये हमने पीछे सोल्व किया हुआ है। CGS पद्धति के अंदर कूलम जो है C की जो वैल्यू है उसकी कितनी वैल्यू निकलती है वो आपको पता है, 3 गुना में 10 की पावर 9। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कैंसिल करके देखते हैं। 3 या 9 हमारे पास ये कैंसिल हो गया, 1 9 ये है, 1 9 ये कैंसिल हो गया, 4 2 और 2 4, मतलब कितना हुआ यहाँ पर 10 की पावर 4 ये है, 5 ये, 5 और 4 9, तो ये सारा जो है वो कैंसिल हो रहा है 10 की पावर 9 से। तो मेरे पास CGS पद्धति के अंदर K की वैल्यू है वो कितनी मिली है 1। मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था CGS वैल्यू के अंदर K की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, लेकिन मैंने आपको एकदम बारीकी से क्या है सोल्व करके बताया है किस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं CGS पद्धति के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया है CGS पद्धति का। जो K की जो हमने क्या है निर्भरता देख रहे हैं हम
के की मात्रक पद्धति पर निर्भरता हम देख रहे हैं। आगे क्या है हमारे पास, के की माध्यम पर निर्भरता होगी, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ भी क्या है इस चैनल के बारे में शेयर ज़रूर करिए और बताइए उनको भी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।